बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे होती है ज़ाती तौर पे, वो ये है कि people don't believe in this country in the way that they need to, people in power especially, of the potential that is there. Investment to GDP of Pakistan before and after has not changed by even a decimal point in the positive direction. If anything, it has gone down. Especially borrowing debt from outsiders, dollar denominated debt. Please declare a moratorium on that. No more borrowing in debt in a foreign currency. What is the problem with this? Forget हमारे philosophical first principles, freedom of expression. Let's compromise on everything. मैं फिर भी कहता हूँ this is not the way to run a country. हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको चलते हुए फ्रेम से कोई बाहर गए हैं तो वो अली आफ्ताब सईद हैं। अगर नज़र आ गए हैं, बड़ी ख़ास पॉडकास्ट है हमारे लिए। एजाज़ की बात है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया के एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट प्रिंसटन में पढ़ाते हैं। IMF ने बोला था दुनिया के जो 25 इकोनॉमिस्ट शेप करेंगे वर्ल्ड, तो आज इनसे जानते हैं क्या वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं। डॉक्टर आतिफ मियां हमारे साथ हैं। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया शहजाद, आप कैसे हो? आपको कैसा लग रहा है ये डाउनफॉल फ्रॉम हाउस ऑफ डेड टू हाउस ऑफ अली आफ्ताब सईद? नहीं, it's a lot of improvement, I think. From last night. From last night. Things are looking up. Things are looking up. सर, एक illusion of stability पाकिस्तान में बन गया है। मैं अभी अली से भी यही बात कर रहा था कि यार ये जो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है, स्टेबिलिटी है, तो अली मतलब क्या है, 4 लाख खानदान है, जब तक ये खुश रहेंगे सही रहेगी। तो क्या आपको लगता है ये सच है कि जो पाकिस्तान में हम जिस चीज़ को स्टेबिलिटी कहते हैं वो एक एलीट स्टेटस को की स्टेबिलिटी है? पीपल हु रन द स्टॉक मार्केट, पीपल रन द इंडस्ट्रीज, एज लॉन्ग एज ये डॉलर आर्टिफिशियली या नेचुरली स्टेबल रहे, आपके ग्लोबल रिश्ते अच्छे रहें, कि IMF आता रहे, तो ये एक इल्यूजन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, बट ये एक हाउस ऑफ कार्ड्स है। राइट, आई विल नॉट कॉल इट स्टेबिलिटी, बिकॉज अगर ट्रू स्टेबिलिटी हो ना, ट्रू स्टेबिलिटी वो होती है कि पीपल हैव एन एक्सपेक्टेशन कि ये मुल्क जो है इट्स स्टेबल इन सम ब्रॉड सेंस फॉर लेट्स से द नेक्स्ट 10 years 20 years एंड सो ऑन। दैट इज रियल स्टेबिलिटी, नंबर वन। उस स्टेबिलिटी का प्रूफ ये होता है, वो कहते हैं ना, प्रूफ इज इन द पुडिंग। उसका प्रूफ ये होता है उस स्टेबिलिटी का कि लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये मुल्क कहीं जा रहा है तो हम इसके अंदर कारखाने लगाएंगे या फर्म्स क्रिएट करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसका पहला साइन होता है कि रियल इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में हो रही हो, और उसके बाद नेचुरल उस इन्वेस्टमेंट की इम्प्लीकेशन है कि ग्रोथ शुरू होती है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी उस सेंस में है कि वो जो एक फ्री फॉल थी कुछ अरसा पहले इकोनॉमी की, जो बहुत डेंजरस थी, और जो पाकिस्तान पे कमेंट्री करते रहे हैं लोग, वो everyone used to say yeah, this is one of the worst times we have seen in terms of कि कुछ पता नहीं है, rudderless economy and all that. Yes, वो अरेस्ट हुआ, वो डाउनफॉल, और उस सेंस में आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा काम आया है मार्केट्स में एंड सो ऑन। और स्टॉक मार्केट में भी जो आप कह रहे हैं वो ऑफ कोर्स इट रिकवर्ड समवट, आप इस तरह से बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्टॉक मार्केट की अगर, जब स्टॉक मार्केट की लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं तो आप इंटरनेशनली कंपेयर करते हैं, और इन इंटरनेशनल द सेम सॉर्ट ऑफ परचेजिंग मेट्रिक डॉलर कह लें उसमें आप करते हैं। सो इट हैज़ मोर come back to sort of where it used to be once in terms of multiples and things like that. Again, the more important question is कि future outlook investor कैसे देख रहा है। बाहर वाले इन्वेस्टर को आप छोड़ दें, वो एक और कॉन्वर्सेशन है जिससे हम जा सकते हैं। मेरे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जो डोमेस्टिक बिजनेस मैन है या बिजनेस वुमन है या जो बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, क्या वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी इंटेंसिटी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन माई माइंड। इवन अगर आपने स्टॉक मार्केट की भी बात करनी है तो द मेट्रिक दैट यू शुड बी लुकिंग एट इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट। वो ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन इट डजंट मैटर मच। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट द मेट्रिक यू वांट टू बी लुकिंग एट इज़ के स्टॉक मार्केट के थ्रू नई कैपेक्स कितनी हो रही है, नए IPOs कितने हो रहे हैं, बिकॉज वो रियल पैसा आ रहा है, जो नया पैसा आ रहा है। असल मार्केट स्टॉक मार्केट का जुआ नहीं है, वो तो आप कसिनो में चले जाएं,
सट्टा कर लें, आप आज के मैच में लगा दें पाकिस्तान इंडिया का, फिर वो तो वो सट्टा नहीं है, वो आपको पता है। नहीं आप अब तक उम्मीद में, मैं उन पागलों में से हूँ, आप मैं उन उम्मीद पागलों में से हूँ, नेवर गिव्स आप अप। उम्मीद में। तो स्टॉक मार्केट का असल मकसद जो है ना वो है टू टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इन्वेस्ट इट इन कंपनीज। उस मेट्रिक से आप देखें, वो अनफॉर्चुनेटली इतना उस पर फोकस नहीं होता, लेकिन दैट इज द रियल। अब उन नंबर्स से अगर आप देखें तो कंपनीज आर नॉट इन्वेस्टिंग। अभी सुबह के हम एग्जांपल दे देते हैं, अपोलोजाइज मैं लेट आया हूँ, राइट, लेकिन उसके पीछे भी अब एक स्टोरी है, माय ड्राइवर डिड नॉट कम एंड सो ऑन, बट मैंने एक कार राइड लेनी थी। अच्छा, आई ट्रैवल इंटरनेशनली, मैं जहाँ भी जाता हूँ आई नेवर इवन टेक एनी कैश। चलो पाकिस्तान जाते हैं आप कैश लेके, बिकॉज हाँ हर जगह नहीं चलती चीज़ें, लेकिन आपको हर एक को आदत होती है, करीम, उबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई यूज्ड टू कम टू लाहौर एंड पहले उबर ऑर्डर करता था, फिर करीम करता था एंड सो ऑन। वो आया, मैंने वो चली नहीं मेरी ऐप्स, तो पता चला जी वो कंपनीज पाकिस्तान से चली गई हैं, करीम चली गई है। And the first thought that came to my mind was, yeah, the story of Kareem was actually a Pakistani story to a large extent. करीम जो है वो उसकी बैक एंड पे काम पाकिस्तान में हुआ, वो पाकिस्तान में बनी कंपनी, और इट्स अ वेरी गुड कंपनी, और आज वो पाकिस्तान में है ही नहीं। इट इज़ टेलिंग अस समथिंग। जो आपका जो सवाल था ना स्टेबिलिटी का, अभी रिसेंटली निकली है वो, स्टेबिलिटी होने के बाद शायद निकली है वो, मुझे भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता उसकी। लेकिन द क्वेश्चन इज कि व्हाई डिड दे एग्जिट। होगा लोकल कंपटीशन भी होगा, आई एम श्योर, बट इट्स रियली पुअर सर्विस। अभी मैं जिस हाथ पे पहुंचा हूँ वो मैनी इश्यूज इन दैट। लेकिन वन ऑफ द रीजंस फॉर एग्जांपल करीम निकली वो ये है कि दीज कंपनीज डोंट नो इफ दे कैन, क्योंकि अगर उनका इन्वेस्टर मुल्क से बाहर बैठा है, दे डोंट नो इफ दे कैन रिपैट्रिएट देयर प्रॉफिट्स आउटसाइड। तो वो कहते हैं यार ये क्या इतनी वो अनसर्टेनिटी है, इट्स नॉट रियली वर्थ इट, दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। द बिगर इशू इन माई माइंड इज कि करीम शुड हैव बीन अ पाकिस्तानी कंपनी। करीम की जो पूरी जो रियल वैल्यू चेन है वो उसका इंटरनेशनल प्रॉफिट है। पाकिस्तान से कितने पैसे कमा लेंगे व्हाटएवर, उनका मेन बिजनेस दुबई व्हाटएवर इंटरनेशनल बिजनेस है उनका। Imagine if Kareem had been a true Pakistani company, वहाँ से global profit should have come back to Pakistan. The broader point I'm trying to make is कि in the modern globalized economy, एक किसी भी business की पूरी एक value chain होती है, और उस value chain का जो सबसे जो cream होती है वो actually is in global profits, especially if you talk about service-based businesses. You have to convince those global profits, that global money, that it should remain in your country and not in Dubai, not in Singapore, not in New York, and so on and so forth, right? So you have to think from that holistic perspective. तब आप कह सकते हैं कि रियल स्टेबिलिटी आएगी, और तब आपके मुल्क में रियल इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आज मैं पाकिस्तान में कुछ अर्सा रहा हूँ, एंड हर जगह मैं यही कि वो किस हाल में है याराने वतन वाली जो बात होती है, बिजनेस पीपल एंड सो, हर एक से मैं जब बात करता हूँ, दोज हु आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, आई ऑलवेज आस्क देम, यार आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं पाकिस्तान के बारे में। अगेन बिकॉज आई थिंक दैट विल बी द रियल टेस्ट इन माई माइंड, कि शहजाद एक्सपैंड कर रहा है, आर यू फ्रेंचाइजिंग, दिस इज रियल ग्रोथ, कि मैं ये देखना चाहता हूँ पाकिस्तान में। ए, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। B, everyone pretty much tells me that even the operations that they have in Pakistan, वो पाकिस्तान में they try to keep the minimum capital and profits inside Pakistan, और बाकी वो कहते हैं प्रॉफिट हम बाहर ही रख लें, बस यहाँ हम अपने एक्सपेंसेस को काउंटर बैलेंस करके जीरो प्रॉफिट यहाँ शो करके, again the cream of the value chain they want to keep outside of Pakistan. A country cannot grow अगर इस तरह से काम चलता रहे, because it's telling you people do not have confidence in this system. Should we come towards the system then? इसमें मैं आपने एक तो जो लोग ये 5 साल जो ये पॉडकास्ट 5 साल से देख रहे हैं, दे नो शहजाद इज एक्सपेंडिंग, दे हैव सीन दैट प्रोसेस ऑफ मी एक्सपेंडिंग। शहजाद शुड डेफिनेटली स्टॉप एक्सपेंडिंग एट दिस पॉइंट। बट सिस्टम की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें अगर 3 हम वजूहात निकालें कि do you feel that it's our structural policies? Do you feel it's individuals who sort of, अभी देखें YouTube का बड़ा शोर हुआ कि YouTube में पैसा आ रहा है, YouTube में पैसा आ रहा है,
तो 2 पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स थे उन पे FIA इंक्वायरी हुई, फिर पता चला वो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे आउट ऑफ करोड्स। हमने ये भी देखा कि IPOs को स्ट्रॉन्ग आर्म करने के लिए एक साहब जो IPO चलाते हैं उनको प्लेन से ऑफलोड कर दिया, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। या डू यू फील कि ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल पॉलिसीज आर बिगर प्रॉब्लम, या ये जो हमने अप्स एंड डाउन्स हैं हमारे लॉट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज एज वेल। मेरे दोस्त की एक एजेंसी है, डिज़ाइन कंपनी है, बट बिकॉज if they had a client in South Africa and they had to service them in Malaysia, getting that money routed through Pakistan was impossible। कि आपने साउथ अफ्रीका से अगर पैसा लिया है और आप अपने मलेशिया में लगाना है फॉर ए प्रोजेक्ट जिसके आप थोड़े बहुत प्रॉफिट्स कमाओ, वो पॉसिबल ही नहीं था। सो दे मूव्ड दैट ऑपरेशन टू दुबई एज वेल। तो ये जो पॉलिसीज़ आती हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस होता है तो इंपोर्ट ख़त्म कर दो, रॉ मटेरियल भी ख़त्म कर दो, कुछ अभी तो हार्ट अटैक आने वाला है, what would you attribute more to out of these three? देखिए, आपने जो अभी एग्जांपल दी, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो आपने मनी राउटिंग की एग्जांपल दी कि भाई किसने भी अभी, देखिए एक टाइम था इन द 80s एंड 90s जिसमें कंट्रीज़ लाइक कोरिया, चाइना एंड सो ऑन, वो एक्सपोर्ट लेड मॉडल जो वो था मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, वो आप एक काम चला सकते थे, उसमें एक पोटेंशियल थी। अब द न्यू वर्ल्ड वी आर इन, बिकॉज प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ज़्यादा विद रोबोटिक्स एंड ऑल दैट इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है। चाइना ने इतना विद यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी इतनी कम कर ली हुई है कि इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू यूज़ द सेम मॉडल टू ग्रो। ये तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ टू से कि यार फ्यूचर हैज़ टू बी इन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमेशा ये वाला इशू आएगा जो आपके दोस्त के साथ आया है। मैंने इसीलिए ये वैल्यू चेन को इंटरनलाइज करने वाली बात की थी, मैं वही उसी की बात कर रहा था। सो आई फर्स्ट वांट टू रीइटरेट कि दैट इज़ एग्जैक्टली द इशू। नाउ दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम एक्चुअली, बिकॉज उस लेवल यू आर रियली टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग अबाउट ट्रू स्टेबिलिटी, कि द फाइनेंशियल मार्केट्स फील कंफर्टेबल ट्रांजैक्टिंग विद एंड थ्रू पाकिस्तान। उसके लिए एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है ऑफ द मार्केट्स जो उनको चाहिए होता है। एंड यू सी, दुबई वगैरह कौन सी कोई डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन उनको भी ये पता है कि एक लेवल ऑफ के लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस हो गया यार ये ऊपर तो इनके साथ नहीं, हम इनको नहीं, ओके सो वी आर नॉट गोइंग टू डू अ कॉमेडी ऑन द शेयर। लेकिन एज लॉन्ग एज लिमिट्स डिफाइंड हैं, चलें जैसी भी हैं, बट उसके नीचे जो है इट्स वेरी क्लियर कि वो सारा जो है वो ट्रांजैक्शनल लॉ भी होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स होंगे, पैसा जो है वो रहेगा, वो चोरी नहीं होगा, कोई आपको जहाज से नहीं उतारेगा और उस तरह की हरकतें नहीं होंगी। सो वी नीड टू बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी। यू सी, पाकिस्तान में इस वक्त अगेन कमिंग बैक टू स्टेबिलिटी क्वेश्चन, जो बुरहान है वो एक क्रेडिबिलिटी का बुरहान है कि पाकिस्तान का सिस्टम क्रेडिबल नहीं है। नाउ लेट्स थिंक अ लिटिल डीपर इनटू कि वो क्रेडिबिलिटी आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक मे बी अ साइड रिमार्क हो, अगेन बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इनकी पॉलिसीज़ देख के। अब ये वो SIFC की इन्होंने वो शुरू कर दी थी फिर से, मैंने उस वक्त भी कहा था पब्लिकली, जितना म्यूटली मैं बात कर सकता हूँ, यार ये आप इन चीज़ों में ना पड़ें, दिस इज़ नॉट द इशू। आपका रियल टेस्ट, अगेन प्रूफ इज़ इन द पुडिंग वाला, ये होगा कि करीम स्टेज इन पाकिस्तान। प्रूफ ये होगा कि your friend is able to start a business which is a multinational business based out of Pakistan, a domestic Pakistani multinational business based out of Pakistan, who is willing to keep all his money in Pakistan. ये आपका रियल टेस्ट है। अपने लोगों को आप कन्विंस करें, बाहर वाला खुद ही आ जाएगा। दैट इज द रियल चैलेंज। नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक अ लिटिल डीपर। हम बहुत सरफेस पे टैक्टिकल बातें करते हैं, जी ये कर दो, उसने ये किया, उसको सीधे। हमारे इश्यूज बहुत डीप हो चुके हैं, बहुत स्ट्रक्चरल हो चुके हैं। जो क्रेडिबिलिटी का बुरहान है ना, अब आजकल हुकूमत, हाउ वुड यू डिफाइन, यू सी, पावर जो मर्जी हो जाए, एक है आप कहें वी आर वेल बियॉन्ड इन माई ओपिनियन टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी वर्सेस मिलिटरी। हमारे इश्यूज उससे भी ज़्यादा डीपर चले गए हैं, बिकॉज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट वी करंटली हैव, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, बट मार्शल लॉ भी नहीं है।
वो है क्या चीज? If it walks like a duck, if it quacks like No, a no, no, duck. no, 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 no. A duck is a duck. A duck is a duck, and this is not even a duck. And that is the point I'm trying to make. इस वक्त मुल्क में ना डेमोक्रेसी है, ना मुल्क में मार्शल लॉ है. एवरीबडी, वो हम कहते हैं ना कि वी ऑल गिवन अप इन अ सेंस कि यार दोनों में से एक चीज लगा लो, ये ना करो जो आप कर रहे हो. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Because it tries to walk like a duck. It tries to talk like a duck, parliamentary system. But it is not a duck. अच्छा, वो है कि वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ना डेमोक्रेसी है, ना ऑटोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी है. Right? अच्छा, the issue is, I want to tie it back to credibility. What is the problem with this? Forget हमारे philosophical first principles, freedom of expression. Let's compromise on everything. मैं फिर भी कहता हूं this is not the way to run a country. उसकी वजह यह है, इकोनॉमिक टर्म्स में एक बड़ा हम स्टैंडर्ड वो कोज थ्योरम कहते हैं, कोजियन बात कहते हैं, आइडियाज बेस्ड ऑन वन ऑफ द नोबेल लॉरियट्स रोनाल्ड कोज. सिंपल सा आइडिया है वो. उस बंदे ने कहा कि यार आप जो मर्जी निज़ाम लगा लें, द वन इम्पॉर्टेंट इज कि दे शुड बी क्लैरिटी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, क्लैरिटी ऑफ पावर. आई शुड नो कि यार ये इस चीज को ओन कौन करता है, इस डिसीजन मेकिंग के पीछे एवरीबडी, इट शुड बी क्लियर बाय लॉ कि शहजाद इज द वन रिस्पॉन्सिबल. शहजाद इज द जनरल, द व्हाटएवर, द ऑटोक्रेट, द मोनार्क. शहजाद इज द वन, वी नो दैट. फेयर है, जस्टिस है, छोड़ दें उसको, पता तो है ना शहजाद इज द बॉस. अगर आप कहें कि नहीं शहजाद इज द नॉमिनल बॉस, लेकिन उसके पीछे असल पावर जो है वो बाय लॉ नहीं है, लेकिन वो हिडन है. अच्छा, दैट इज अ सिस्टम ऑफ हिपोक्रेसी. द रीजन वो सिस्टम चलता नहीं है बिकॉज अ लार्ज कंट्री हैज टू बी रन बाय लॉज एंड रूल्स के कोई चेक्स एंड बैलेंस चाहिए होता है ना, कि मैंने किसी को काम कहा है, एक ब्यूरोक्रेट को, उसने करना है, वो हुआ है कि नहीं हुआ. अब वो एवरीथिंग गोज ऑफ द बुक्स. वो ब्यूरोक्रेट कहता है आपने रिटन ऑर्डर ये दिया था, लेकिन मुझे फोन कॉल वहां से ये आई थी. ना फोन कॉल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ना उसका कोई लीगल रिकोर्स है. जब आप वो इबाम लाते हैं ना सिस्टम में, फिर लोग उस इबाम का फायदा उठाते हैं. अब जिसने फोन कॉल करनी है, लोअर रैंक का जो बंदा जिसने फोन कॉल करनी है, वो 4 कॉलें अपने बॉस के लिए करेगा, 5वीं वो अपने लिए कर लेगा. वो थ्रेट कर देगा. वो कई दफे ऐसे होता है, अभी मुझे स्टोरियां लोग अभी सुनाई थी, कल सुनाई थी एक्चुअली, कि जी वो पता चला कि वो तो अपने पैसे कमाने के चक्रों में थे. अब आपको कॉल आ गई है, हाउ डू यू वेरीफाई? लेट्स से आज हमें कॉल आ जाती है, बंद करो ये, हम कहेंगे जी बंद कर देते हैं कि हर एक. हाउ डू वी वेरीफाई कि वो कॉल रियल है कि किसी ने ऐसे फोन कर दिया, या उसने अपना साइड रैकेट बनाया हुआ एक बंदे ने? डू यू हैव अ वे टू वेरीफाइंग दैट? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. नेचुरली एक हिपोक्रिटिकल सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं. इसीलिए उस बंदे ने कहा था कि एटलीस्ट मेक द सिस्टम कोजियन इन दैट सेंस, कि यार क्लैरिफाई कर दो, ताकि हम किसी के पास वेरीफाई तो कर सके ना कि ये सर ये आपने ही भेजा था ये मैसेज, किसी और ने भेजा था. दिस एटीट्यूड कि उठा लो बंदे को, दिस एटीट्यूड कि आप फोन करके थ्रेटन कर दें, ये नाक बोलो, दिस इज नॉट अ वे टू रन अ कंट्री. यार आप उसको मेक इट फॉर्मल, उसी को फॉर्मल कर दो. दैट वुड बी अ बेटर सिस्टम. This vagueness is not a bug, it's a feature. लेकिन और वो उस वेगनेस से अनसर्टेनिटी और वो सारी चीज़ें बनती हैं. तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यू नो, वी हैव गिवन अप ऑन प्रिंसिपल्स लॉन्ग अगो उस सेंस में, इवन दो आई स्ट्रांगली स्टॉन्चली, लेट मी बी वेरी क्लियर. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार इवन इफ यू हैव टू गो टू अ 10th बेस्ट वर्ल्ड, उसमें भी थोड़ी सी अकल से काम कर लो कि ये मुल्क उस तरह से आगे नहीं चल सकता. सिंस आप आज पॉडकास्ट बंद करवाने आई हैं और खुलकर बात हो ही रही है, ये अगर एनालॉजी में दूँ, रोड पे जो ये लोग प्रोटोकॉल लगाते हैं कि चल 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, उसके बाद भी जब प्रेसिडेंट ने मुशर्रफ, उन पर भी अटैक हो गए थे, पॉलिटिशियंस पे अटैक हो जाते हैं, चौधरी असलम डाइड दिस वे डिस्पाइट ऑल दीज डालर्स. मे बी द सोल्यूशन इज़ नॉट कि आप अपने आगे डाले बढ़ाते रहें, आप सड़कों को जनरली सेव करें. तो दीज व्हेन दे थिंक अच्छा क्रेडिबिलिटी का फुकदान है, पॉलिसी का फुकदान है, सिस्टम का फुकदान है, ऐसा करते हैं SIFC बना लेते हैं कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है.
जब लोग बोलेंगे क्रेडिबिलिटी क्या है तो बोलेंगे हमें ना क्रेडिबिलिटी। तो इनको ये समझाना कि रादर देन जस्ट आप अपने आप को स्टेक करके पैरेलल सिस्टम्स बनाएं, फिक्स इट फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। अगेन मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं तो मुझे तो आज गाड़ी का भी मेरा मसला हुआ था। आई एम थिंकिंग अबाउट द ब्रॉडर पिक्चर के इस सिस्टम। तरह आपको पता है इकोनॉमिस्ट हैं, उनको यांगो और करीम नहीं मिल रही थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला आई एम हैविंग सप्लाई चेन इश्यूज। पहले तो मैं परेशान हो गया, फिर पता चला कि यांगो और करीम नहीं मिल रही भाई। तो लेट्स थिंक अबाउट ये द सिक्योरिटी इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए अभी आई डोंट नो लिटरली आजकल क्या हो रहा है, बट अ फ्यू मंथ्स बैक अगेन, क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ पाकिस्तान में, देयर हैज़ बीन ए ह्यूज सिक्योरिटी लैप्सेस इधर एंड उधर, और स्पेशली जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ अटैक्स भी हुए, ऑब्वियसली कंडेमेबल, और वो सारा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट, फॉर ऑल द राइट रीजंस, ग्रेटर सिक्योरिटी वॉज प्रोवाइडेड टू देम। और उस सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स थे, फॉर एग्जाम्पल if a Chinese engineer is working with some private company and so on, they could not move without a police escort and all of that. Understood. उसकी भी एक थी कि वो the car has to be some bulletproof, या उसकी जो भी थी dimensions and so on, armored होनी थी वो गाड़ी to a certain extent. First, imagine the cost it's adding to the business. वो somebody is bearing that cost, right? तो आपने अपने, अगर इफ़ यू नीड दोज इंजीनियर्स, यू नीड दोज चाइनीज इंजीनियर्स फॉर लेट्स से फॉर व्हाटएवर ऑब्वियस रीजंस, बट आपने अपनी बिजनेस की इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ा दी है बिकॉज ऑफ दैट सिक्योरिटी। जस्ट थिंक अबाउट दैट। लेकिन मेरा डीपर पॉइंट एक्चुअली कुछ और है। आई विश एवरीवन द बेस्ट, इंक्लूडिंग स्पेशली द पीपल जो हमारे गेस्ट हैं जो बाहर से काम करने आते हैं। बट मेरा सवाल कुछ और है, ऑफ द पीपल हु होल्ड पावर। एंड लेट मी टेल यू अ स्टोरी। I know someone, very qualified engineer. उस शख्स ने अपनी तमाम उम्र पाकिस्तान में गुजारी। He trained, he built companies, domestic Pakistani, in a technical engineering sector. Probably when he was at the prime of his career, वो कराची में रहता है वो बंदा, और रहता था वो बंदा, वॉक पे निकला हुआ है। A couple of bearded men accost him, उसके पास आते हैं और कहते हैं हमें पता है तुम कौन हो, तुम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते। They threaten him. Why? Because he belonged to the wrong faith. That guy was not given any protection. That guy, उसके पीछे कोई सिक्योरिटी डिटेल नहीं थी। वो सन ऑफ द सॉइल था। फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव वो बंदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए देन अ चाइनीज़ इंजीनियर। उसकी वजह ये है, लेट्स से दे आर बोथ इक्वली कॉम्पिटेंट। जो चाइनीज इक्वली कॉम्पिटेंट बंदा आता है पाकिस्तान में काम करता है, वो अपना काम करेगा, सही करेगा, करके चला जाएगा। वो किसी को ट्रेन नहीं करेगा, वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन नहीं करेगा। उसको उर्दू नहीं आती, वो इतने लोगों को बता भी नहीं सकेगा ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे। वो अपना काम करके चला जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो पाकिस्तान में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। द अदर गाय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको थ्रेट करके निकाल दिया गया, वो पाकिस्तान के, वो यहाँ की जुबान भी बोलता है, उसको पंजाबी भी आती है, अगर वो सिंध में है तो उसको सिंधी आती है। वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर भी कर सकता है, उसके अंदर एक जज्बा भी है कि अपना मुल्क है उसका, उसको बनाएगा। उसको आपने भगा दिया है, और उसको आपने डिलिबरेटली भगाया है अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू। क्योंकि जिन हजरात ने आके उसको थ्रेटन किया था, वो हजरात, हमें पता है वो क्यों इस मुल्क में, उनको किसने प्रमोट किया है। यूजफुल इडियट्स। यूजफुल इडियट्स वो नहीं है इडियट हमें, यूजफुल वो हमारा ख्याल था कि वो यूजफुल हैं। आजकल उनको बंद किया, मुझे नहीं पता, उनको टेररिस्ट आजकल, अब वो टेररिस्ट हो गए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दीज आर जस्ट एनेक्डोट्स। और वो बंदा चला गया, चलो। दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर डेकेड्स। मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख होता है वो अब्दुल सलाम की स्टोरी पे होता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि वो एक बंदा, अब आप कहते हैं जी
someone extremely influential said to me, जी ये तो हमारे पास बंदे ही नहीं है, क्या तो रिजाल है पाकिस्तान में. I'm like just looking at him like, you don't understand क्यों है ये, थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कर लें. Your policies have consequences. What are we thinking जब आप अपने घर में कहते हैं जी सांप पाले हैं, ये किया है, तो सांप भी पाले हैं, अपनों को ही डसने के लिए पाले हैं. What do you think is going to happen in response to that? So coming back to the whole thing, we need to think seriously about the country. मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस tactical बातें, we can have those conversations about SIFC, about CPEC and so on. But the structural issues पाकिस्तान के इतने deep हैं simple वो. But somebody has to make the decision. About somebody, obviously, all the power rests in one place, but it is their decision how they want to exercise it. मैं कहता हूँ यार उसको clearly exercise कर लो, plainly कर लो. If you're truly interested in taking this country somewhere. Talking about taking this country somewhere, I firmly believe, I think it's easy to criticize, I understand. But एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे होती है ज़ाती तौर पे, वो ये है कि people don't believe in this country in the way that they need to, people in power especially, of the potential that is there. एक बंदा कोई काम करता है ना तो वो you have some vision कि यार मैं ये छिक्का मारूंगा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आऊँगा, या मैं ये छिक्का मारूंगा कि मैं I'll create the unicorn company, या कोई अपना बड़ी विजन अपने लिए रखते हैं. Our leadership does not have big vision कि इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है और किधर लेके जाना है. But अगर कहीं लेके जाना है, the first and foremost thing is, again, you have to strengthen your own people. You have to convince your own people to invest in this country, and you have to invest in your own people and in their capacities and capabilities. And you have to build a credible system to do all of that. Credible political system to do all of that. कर लो यार, जो ऐसा बनाना है बना दो. मार्शल लॉ लगाना है, मोनार्की लगानी है, लगा लो. ये ना करो, हिपोक्रेसी ना करो. आई थिंक इनटैंजिबल डिस्कशंस नहीं है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप. आपने जो मिसालें दी वो कब शुरू हुई? वो शुरू हुई जब पहले ज़ियाउल हक ने एक पॉपुलर लीडर के खिलाफ प्रेशर डालना था, फिर ज़ियाउल हक इन पावर आए. नॉट टू से कि उनसे पहले सेक्टेरियन वायलेंस नहीं होता था, बट एक जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेक्टेरियन वायलेंस ज़ियाउल हक ने किया, आप एक बात कर रहे हैं. दूसरी बात, मैं कराची में बड़ा हुआ हूँ, एक पीरियड था जिसमें शिया जेनोसाइड हो रहा था. जो मरे हैं उनका फिर भी आपको जिक्र होगा. जिन लोगों के, जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनके लिफाफे में एक बुलेट आई एंड दे सेड आई डोंट नीड टू डू दिस नॉनसेंस बिकॉज देयर टैलेंट वाज गुड इनफ फॉर अराउंड द वर्ल्ड एंड दे मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान. उसका जो चले हमें इंसान तो लगते नहीं हैं. जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है कि अगर एक डॉक्टर यहाँ ऑपरेट कर रहा था, एक इंजीनियर यहाँ ऑपरेट कर रहा था, वो कल को हॉस्पिटल बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे, दैट कंपनी विल मेक व्हाटएवर मिलियंस. सो हमें सिरे से वी डोंट मेक पॉलिसीज बिकॉज ऑफ पीपल, वी मेक देम डिस्पाइट ऑफ पीपल. एक कलोनियल सोच है, कलोनियल राइटर ने लिखा था, पाकिस्तान हैज़ ग्रेट माउंटेन्स एंड लॉट ऑफ ब्यूटी, सिर्फ पाकिस्तानीज मसला है. तो वही जो एक सोच है कि हुंजा में अगर आपने टूरिज़्म करना है, होटल बना लो विदाउट थिंकिंग कि हुंजा के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं. ये मैंने डैम बनाना है, तरबेला के लोग आज तक कोर्ट्स में रुल रहे हैं कि हमें आप रिलीफ दे दें. जहाँ तामीर भाषा बन रहा है वहाँ के लोग रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं. पॉलिसीज डिस्पाइट पीपल, आई थिंक दे ऑल्सो गेट हैमर्ड थ्रू व्हेन देयर इज़ नो पॉपुलर विल, एंड व्हेन दे लैक पॉपुलर विल दे हैव टू इंसू केओस लाइक सेक्टेरियन वायलेंस टू इंश्योर कि लोग इतना लड़ते रहें, या कराची में सिंधी महाजरों को लड़वा कर, कि आप सारे कलेक्टिवली सिस्टम को चैलेंज ना करें. आई एग्री. सर, इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट पर अगर हम आ जाएं, चले अज्यूमिंग कल को ये सब सही हो जाएं, अच्छे लोग आ जाएं, व्हाट आर द फर्स्ट कपल ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, मे बी टैक्टिकल लाइक यू आर सेइंग, दैट वी नीड टू डू टू स्टार्ट दिस, अज्यूमिंग कि सबकी नीयतें साफ हो चुकी हैं? नहीं, एट सम लेवल योर असम्पशन इज एवरीथिंग. अगर मैं वो अस्यूम कर लूँ तो बाकी काम खुद ही ठीक हो जाएंगे. सो लेट मी एक्सपैंड ऑन दैट अ लिटिल बिट मोर. I've said it occasionally in public कि
if you step away from the political economy issues, as important as they are, but मैं थोड़ा सा mention कर चुका हूँ already. Now we are stepping away from that. कि अगर आप political economy issues से step away कर भी लें, the key central issue मेरे ख्याल में is कि the nervous system is broken of Pakistan, जो मैं वो बात करता हूँ. What do I mean by that? कि the decision making का जो process होता है वो it's completely upside down. उसकी बहुत सारी मिसालें हैं. If you think of अभी भी जो हमने even those are strategic decisions, right? जो हम बात कर रहे हैं, आप जो for example जो the killing of Shias for example, जो अभी हम बात कर रहे थे, the lack of tolerance and so on. Those were also strategic decisions. They were made in perhaps some foreign policy context and so on. लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ओके उसका blowback क्या है. अब let me again, but let me thread it back to the earlier conversation. देखिए, when you make a strategic decision कि जी हमने जो है एक somebody is a higher Muslim and somebody is a lower Muslim and then somebody is not even in that category, वो जो आप categorize करते हैं उसके लिए भी आपने कोई जस्टिफिकेशन तो देनी होती है ना. आपने जस्टिफिकेशन दे दी कि जी वी विल जज हु इज़ अ बेटर मुस्लिम. कोई कमेटी बनानी होगी, कोई ओके जी आपने उलमा का बोर्ड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया. बट व्हाट यू आर सेइंग बेसिकली इज कि वी कलेक्टिवली इन सम इंस्टीट्यूशनल सेंस, मे बी द पार्लियामेंट कैन डिसाइड, मे बी सम उलमा काउंसिल कैन डिसाइड, व्हाटएवर, बट यू हैव टू फॉर्मलाइज इट. स्टेट के लिए ये बड़ी एक होती है, यू हैव टू फॉर्म. कोई ये वजह आज भी एक इमरान खान जेल में है तो उसकी जस्टिफिकेशन तो देते हैं ना, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, यू हैव टू. उसके लिए आपने एक फॉर्मल अथॉरिटी बनाई. अब आपने उस फॉर्मल अथॉरिटी को एक मॉरल अथॉरिटी दे दी है कि दिस, और उसके साथ एक डंडा अटैच कर दिया कि दिस विद दिस मॉरल अथॉरिटी वो एक डंडा चलाएंगे और वो कहेंगे तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, और तुम इस बंदे को मार सकते हो, और so on and so forth. That was a very dangerous thing in terms of decision making. Why? बिकॉज वो वाली जो मॉरल अथॉरिटी है ना, वो तो एक बड़ी पर्सनल अथॉरिटी है. आप हो सकता है शहजाद किसी एक को पीर मान लें, यू रिस्पेक्ट हिम, मैं आपको जो मर्जी कह दूं, आप उस बंदे को रिस्पेक्ट करते ना, कहेंगे आते ठीक है तुम बात करो अपनी, बट स्टे विद इन योर बाउंड्रीज. वो मेरा है, उससे पर्सनल स्पिरिचुअल है वो. मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आती, आपको मेरी नहीं आती. लोग होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो सारा चलता है, लेकिन वो दोस्तियाँ भी होती हैं उसी तरह से. लेकिन जब आपने ये स्टेट के साथ ये चीज़ अटैच कर दी तो फिर ग्रुप्स आएंगे, वो कहेंगे आई हैव बिगर मॉरल अथॉरिटी देन यू. दिस इज द क्रक्स ऑफ द तालिबान इशू. मैं आई एम ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल. ये कोई मेरा पर्सनल इसमें इशू नहीं है. आई डोंट, कोई ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द रीजन आई एम मेंशनिंग दिस. मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज तो TTP का मसला है, इट इज ग्राउंडेड in that decision some decades ago कि हम एक कन्वे करेंगे कि हम वो मॉरल अथॉरिटी भी जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे. एंड देन पीपल स्टार्टेड स्प्लिंटरिंग ऑफ एंड सेइंग कि अगर इसी पे आपने पावर एक्सरसाइज करनी है, आई एम अ बेटर मुस्लिम देन यू, बिकॉज दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फेथ. एंड देन दे स्टार्ट ब्रिंगिंग, बिकॉज आपने वो जस्टिफिकेशन दे दी है कि the purest will exercise power and they will say you are not pure. They are literally saying you are not pure. अब वो उसको आप आर्ग्यू कर आपसे तालिबान तो दूर जा रहे हैं. मुबारक सानी जजमेंट में आपने जो अथॉरिटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, पीपल ऑन द स्ट्रीट सेड नहीं मानते. चीफ जस्टिस सर आप जो बोलें. आई एम ग्लैड यू मेंशन्ड इट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग अप दैट केस, बिकॉज लोग कहेंगे इसमें आतिफ का कोई अपना मसला है. बट यू सी इट. लेकिन मैं ये वही बात कर रहा हूँ, इट इज अबाउट ऑल ऑफ अस शहजाद. It is not about any one of us anymore. It is about all of us. काजी, उस बंदे का नाम भी काजी था, supposedly Chief Justice of Pakistan. What a pathetic judgment कि एक जत्था आता है and वो जो है वो बंदा टर्न अराउंड कर जाता है और अपनी जजमेंट चेंज कर देता है. I mean this is all connected to, मैंने आपके सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया, but it is useful conversation because ये मैं बात करने की बात, आपने जो assumption ली है ना कि सारे बात, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक 10 बंदे या जितने भी हैं, 1000 भी हों, यार तुम्हें इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, तुम्हारी जान जाती है तो जाए. फिर अब मैं तो यही कहूँगा यार डिसएबल कि भाई ना बनते चीफ जस्टिस. फिर आपको नहीं पता था कि मैं ना बनूँ. इट्स मुल्क का सोशल फैब्रिक भी टूट चुका है. सो बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, बट बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट
उनको सड़क पे किसी ने लानत दी डोनट देते हुए, एंड जिसने उसको लानत दी वो पाकिस्तान का हीरो था। नहीं मैं सो आई मीन इट्स जस्ट आपा ही बिखरा बड़ा। आप अज्यूम करें शहजाद के पास पावर आ गई, आपको पता है मैं एक अच्छा आदमी हूँ, सोशल इश्यूज में सारे सॉल्व कर दूंगा, पॉलिसीज में सारी ठीक है। इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट पे मैं बोलूँ सर डॉक्टर आतिफ मुझे समझ नहीं आता। मुझे ऑल रिलेटेड मैं देखिए वो बात लोग ये करते हैं कि वो मैं कहता हूँ ना कि मईशत माशरे से बिल्कुल चलती है, इसको आप आइसोलेट नहीं। अभी मैंने आपको एग्जांपल इंजीनियर, चाइनीज इंजीनियर वर्सेस अ पाकिस्तानी इंजीनियर इसीलिए दी थी। दोनों का इशू, दोनों द चाइनीज इंजीनियर और द पाकिस्तानी इंजीनियर, दोनों का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे आप कहते हैं, जो कि मल्टीप्लाई हो गई थी, वो किस वजह से हुई थी? वो इसी वजह से हुई थी। ऑल इश्यूज रिलेटेड टू मुबारक सानी केस। आप जितनी मर्जी बख्तरबंद गाड़ियों में आप कितने इंजीनियर्स को बिठा सकते हैं यार? दिस इज नॉट हाउ बिजनेस इज डन. That business will not be viable, and that is the truth right now. Again, I've talked to people who are doing businesses in Pakistan. पाकिस्तान में बैठ के वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं. Those things that they are producing, their cost of business has become so high because सारी चीजें ऐड होती हैं ना, किसी ने पैसे देने इन सब चीजों के, वो गाड़ी को आर्मर करना है, ये करना है, वो करना है. इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, अगेन वी कैन गो इनटू दैट. वो कल मैंने अली के साथ बात की थी, उसको देख लें आप. वो अली का पर्सनल मसला है। वो अली का पर्सनल मसला, वो किसी ने पे करनी है ना वो कॉस्ट. वो कहते हैं हम प्रोड्यूस करते हैं, हम चाइनीज के साथ को इन्वेस्ट करके, पार्टनरशिप करके उन्हीं की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में, और फिर भी चाइनीज गुड्स स्मगल हो रही है. व्हाट इज दैट टेलिंग यू? वही सेम ब्रांड की वो चाइना से आ रही है. दैट इज टेलिंग यू कि द कॉस्ट इज स्टिल चीपर ऑफ द सेम कंपनी टू प्रोड्यूस दैट थिंग इन चाइना. इसीलिए स्मगल हो रही है ना. क्यों हो रही है? बिकॉज ये कॉस्ट एडअप होती हैं. These costs add up. Even आज जब मैं आपके पास आया हूँ, the cost was 1 hour of my time was added. जो मैं किसी मुल्क में होता और मुल्क में होता, इस would not go. फौरन मैंने वो, मुझे पता ही होता पहले से ही, मैं उसको रीअरेंज कर लेता. मैंने यहाँ इतनी, मुझे पता था, मैंने उसको अपनी तरफ से इंटरनलाइज किया कि जी मैं ड्राइव करूँ, बिकॉज आई कैन नॉट ड्राइव प्रिटी मच, यू नो. सो लेकिन कहीं दुनिया में मुझे ये मसला नहीं होता. यहाँ इट कॉस्ट एन आवर ऑफ अ टाइम. सो आई विल गो बैक टू योर क्वेश्चन कि यार आपने कहा कि अस्यूम कर लें, तो फिर ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, नॉट अक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी बस कोई नुस्खा आप लिखते हैं, अगर हम सही हो तो लेट्स से नहीं, अगर आप सही हो तो आपको नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1. बट नंबर 2, द थिंग इज, मैं इसलिए कहता हूँ कि टू फिक्स द डिसीजन मेकिंग सिस्टम, टू फिक्स द नर्वस सिस्टम, you have to put the right processes and people in place. The key thing is, the key nuskha if you will, is to come up with putting the right people and processes in place. मैं इसीलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी में शुरू हुआ था फ्रॉम द कि यार ये हिपोक्रेसी से आप ये काम नहीं चल सकते, बिकॉज उससे आपके प्रोसेसेस ले डाउन नहीं होते जिससे इतना बड़ा मुल्क आप चला सकें. सो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपने पाकिस्तान में आप अगर एनर्जी पॉलिसी की आप बात कर लें, देयर वाज नेवर अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग अ डोमेस्टिक एनर्जी पॉलिसी which is based on any, I would say, half decent scientific principles. All these IPP deals, I mean, so much has been talked about it, but they were repeatedly done. The most recent was done in 2015. 10 साल पहले की बात है वो. And the same people have been promoted. You feel upwards in Pakistan. वो अभी वो कल भी वही बात कर रहे थे यार, who is, अभी जो recent appointment हुई है, AI is the big thing in the world, of course. Who was appointed to spearhead the AI effort in Punjab? I mean, does it make any sense? You have to fix this issue. You have to put competent people in charge. You have to give them power. You have to give them resources. You have to define processes कि board of governors है या for example, एक governance mechanism है, incentivize करें आप लोगों को, उसका कोई consequence होना चाहिए. यहाँ पे somebody runs the country into the ground because of bad energy policy, because of bad exchange rate policy, and those people continue, if not staying in their job, they keep getting promoted upwards. What do you think is going to happen to the country?
आस्क एनी CEO, जो भी चीज़ कोई नई चीज़ चलाना चाहता है, द फर्स्ट थिंग दे डू इज पिक द राइट मैनेजमेंट, पिक द राइट लीडरशिप. पैसा किसी और का है, वो डेलीगेट करते हैं उस CEO को, कहते हैं ये पैसे हम तुम्हें मॉनिटर करेंगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस ईयरली क्वार्टरली रिव्यू होगी, बट यू मेक द डिसीजंस एंड देन दे विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पीपल. आपने अपना अनपढ़ या वो हाफ लिटरेट भांजा लगाना लगा दें, लेकिन वो फिर वही करेगा कंपनी के साथ जो मुल्क के साथ हो रहा है. सर ये पॉडकास्ट सुन के सब कैनेडियन इमिग्रेशन ना अप्लाई कर दें तो वी हैव टू स्टिल होप. मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत भी लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट बचा हुआ है, वी हैव टू होप कुछ ये हो जाए. मैं तो कह रहा हूँ मैं पाकिस्तान हो पे गया. बेट कर रहा हूँ आज इंडिया पाकिस्तान के मैच में. सो होप इसी से लोगों को पता चलता है कि आपकी बेट्स को सीरियसली लेना चाहिए. So hope is very look. I mean, I would never give up hope. Absolutely not. मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, and I always try to restrain myself for this reason. कि लेकिन अब वो बात शुरू करते हैं, then you have to speak the truth. So we hope social अगर कोई करना चाहे भी ये चीज़ें सॉल्व कर, जिस तरह भी हो गया, where do we even begin, right? Like in terms of regaining credibility, what policies need to be instated, and वो गारंटी अगर कोई लेता है कि इंटरफेरेंस नहीं होगी, इसी तरह पॉलिसी चलेगी. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, और मे बी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो पॉलिसीज़ भी आई हैं वो ऑन पेपर भी तो बहुत सारी गलत हैं. तो ऑन पेपर क्या फिक्स करना शुरू करें? हमने जो पहली पॉडकास्ट की थी उसमें आपने बताया था रियल इस्टेट में जो अनप्रोडक्टिव पैसा पार्क्ड है, उसकी वजह से हमारी इकॉनमी नहीं चलती. आपकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया क्योंकि रियल इस्टेट ने मुझे इतना पैसा ऑफर किया है ओवर द ईयर्स एंड आई हैव रिफ्यूज्ड. अब एक रियल इस्टेट पॉडकास्ट मेरे खिलाफ रोज होती है, तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट टू मी. बट इवन फ्रॉम अ पॉलिसी स्टैंड पॉइंट, व्हाट डू वी डू? देखिए, the most important policy aspect should be कि we need to boost domestic investment. रियल एस्टेट के साथ भी यही ताल्लुक है. सो लेट्स टेक दैट एज एन एग्जांपल. कुछ लोग समझते हैं बिकॉज आप यूर सच अ फेमस पॉडकास्टर शहजाद, कि आपकी वजह से वो रियल एस्टेट का मैसेज डिड ब्रॉडकास्ट, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. बट थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी उसमें परहैप्स लोगों की आ जाती है. द रियल एस्टेट, if you what do we mean by real estate, let me put it in the context of urban development. Urban development is a very important aspect of growth. और मेरा ये कहना से मे बी अर्बन डेवलपमेंट के आपको एड चला लेने चाहिए अपनी पॉडकास्ट. हाँ, अब मैं अब जरा फुकरा टाइम आ रहा है. तो जो अब अगर एक अच्छे प्रोजेक्ट, आई अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो डोंट इनवाइट, बिकॉज खुदा ना खास्ता कोई मेरी पॉडकास्ट देके फाइल ले और वो प्रोजेक्ट आपको पता है वो सब काम बकवास है. सो आई थिंक यू नो लाइक व्हिच इज व्हाई आई एम लाइक यार आई कांट पुट माय क्रेडिबिलिटी एट स्टेक एंडोर्सिंग एनी हाउसिंग प्रोजेक्ट. नहीं, वो सब एग्जैक्टली. सो व्हेन आई थिंक यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज कि दोस हाउसिंग प्रोजेक्ट और दैट टेंडेंसी ऑफ द प्लॉटिस्तान जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या गलतियां हैं और उसको किस तरह से सही चला रहे हैं. लेट्स आपके घर पे देखें, पॉलिसी वन थिंग एट अ टाइम ही चल सकती है ना. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस एज एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट कि हाउ यू थिंक अबाउट लैंड and urban development and zoning in the context of growth and in the context of domestic investment. Let's try to think through it. The first principle would be कि non-reproducible assets like land, जो कि खुदा ने ज़मीन दी है, nobody creates land, उसको value privatize करना is not very useful. So we need to tax land, number one. It's a broad concept, well understood concept. China did this, for example, because all the land was in the public domain. उन्होंने उस लैंड को लेके DHAs नहीं बनाए, बैरियर टाउन्स नहीं बनाए. They could have done it. They owned it. कि if you are attached to Chinese Communist Party, तुम्हें ये फ्री प्लॉट मिल जाएगा, तुम उसको बेच दो प्राइवेटली. पूरा चीन उनके पास था शुरू में. CCP फजाया सोसाइटी, CCP फजाया सोसाइटी नहीं बनी वो. अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल, मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम नॉट किसी का मैं रोजगार मारने की कोशिश नहीं कर रहा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर आर बेटर वेज टू डू थिंग्स. उसमें भी आपका फायदा हो सकता है एंड द होल कंट्री कैन ग्रो आउट ऑफ इट. सो कमिंग बैक टू व्हाट डिड दे डू, they auctioned that land on competitive
bidding for 70-year leases to the private sector in China, number one. We could have done something like that through competitive private auctions. We never have those competitive private auctions, number one. But more importantly, or equally importantly, I would say, so what happens when you do that public auction of public lands? उसका एक process होता है first of all. But वो ये नहीं करते कि ये ज़मीन है अब इसको मैं जो मर्जी कर लो. Of course not. It is linked critically to the concept of urban development. उसकी zoning होती है, उसकी properly plan बना होता है, and then they lease, they auction the 70-year leases to the private sector. Okay. The private sector bids for it, and they pay the state whatever the auction amount is. That sale and that revenue from the auction is the key source of revenue for their local governments and for their local cities. वो उस पैसे को लेते हैं. They might leverage that a bit more by borrowing, उसको equity बना के, if you want to think of it, then they borrow that money from the banks. और वो उनके पास एक sort of investment bank बन जाता है local governments के पास. Think of what they've just done. They've only sold a dream to the private sector. एक खाली ज़मीन है या shanty town होगा perhaps, but उसके ऊपर वो एक प्लान बना के अर्बन डेवलपमेंट का कि हम ये रोड्स लगाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सूएज होगा, ये उसमें टेक होगी, चीज़ें ये वो. And the people lap it up. Why? Because credibility है कि ये उन्होंने कहा है ये काम करेंगे. Now they have the money from the same people and they start doing that development. This is the cycle of urban development and local government development in China, जिसके through all this big जो आप urban infrastructure आज देखते हैं ना, a lot of it was actually built on this idea of land sales, land revenue, and auctioning public land. Notice how different this mechanism is from the mechanism जो हमारे मुल्क में है of not even auctioning, but of signing off public land into private hands, and then on top of that passing a law कि when we transfer this money to private hands, एक तो उसकी valuation will be just whatever, 10 रुपए में आपको दे देंगे. फिर वो जब प्राइवेट बंदा सेल करेगा उसको, तो उसके कैपिटल गेन भी जो है वो सारा उसका है, उसका फ्री है. एज अपोज टू मैं और आप या एक इंजीनियर या एक एंटरप्रेन्योर जब कोई चीज़ शुरू करता है तो आप हमें इनकम टैक्स भी, आप उसके ऊपर सुपर टैक्स भी आपने लगा दिया है, आप उसके ऊपर बाकी भी सारे सेल्स टैक्स ऑल दोज भी लगाएंगे, फिर आप उसका प्रॉफिट भी टैक्स करेंगे. Where do you think I'm going to move towards? इस ऐसे सिस्टम में where do you think I'm going to, what am I going to do? Coming back to जो आपने कहा, एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल की मैं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ I'm only focusing on the same, how to do real estate properly in Pakistan. I'm giving you the example of China. If you had done that इन्हीं public lands को लेके, but with some proper zoning, एक उसका पूरा एक, that is a whole different science. उसमें सबका पैसा बनता, लेकिन the country would have gone somewhere. ये एग्जैक्टली दिस आइडिया मैंने दिया था गवर्नमेंट को, नॉट करंट गवर्नमेंट, नॉट कि मेरे से भी पूछता है, कभी कभी पूछते हैं, मैं बात करता हूँ, बट नोबडी लिसन्स टू मी, राइट. दैट इज द गुड न्यूज़ कि मुझे आप फिर आप बाद में नहीं कह सकते कि वो मुझे कल अली कह रहा था कि मे बी यू सेइंग थिंग बिकॉज यू नीड सम इन विद द गवर्नमेंट. मैंने कहा आई मीन अब द फनी पार्ट इज कि वो अभी सुन रहे हैं, हाँ, और आप अभी कह रहे हैं वो नहीं सुन रहे. अब तो इट विल बी क्वाइट फनी फॉर देम टू बी वाचिंग राइट नाउ बिकॉज़ आई नो हु ऑल वॉचेस दिस. सो बट द इशू मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इफ यू हैड गॉन इन दैट डायरेक्शन, इफ यू हैड ओनली डन, बजाय इसके टू हैव गॉन इनटू दिस प्लॉटिस्तान डायरेक्शन, इफ यू हैव टेकन द सेम लैंड एंड इंस्टेड ऑफ जो लाहौर का बुरा हाल कर दिया है, दैट इट हैज सॉर्ट ऑफ वो जो एक्सपेंशन, यू नो, farmhouses and what nonsense, yaar. This city should have gone vertical. City should have been zoned properly, proper उसके अंदर एक modern city वो बनती, transit उसके अंदर proper होता, things, so many things, वो सारा कुछ हो सकता था. आपको now the other thing is, sorry मैं आपको काट रहा हूँ, आपने वो मीम देखी है, वो एक बच्चे को स्विमिंग पूल में बच्चा उठा रहा होता है, नीचे एक skeleton इग्नोर हो रहा होता है. This sort of feels like you're talking about लाहौर के ये सब हो सकता था,
और जो कराची वाले देख रहे हैं देर लाइक सर हम तो स्केलेटन है बेस स्विमिंग पूल के बेसमेंट में, हम तो लाहौर देखकर सोचते हैं काश एक दिन हम ऐसे हो। You see, वो cosmetically, and I agree, there is some marginal difference in Lahore versus Karachi, but at the end of the day, collectively, ना लाहौर कहीं जा सका है ना कराची। That is the point. And again, as an economist, I always think of it, the issue holistically, from a system level, from a broader macro level. कि how do these things get aggregated? Issue उसमें ये होता है, आपने वही वाली बात है ना, आपने बना दिए यार, आपने लाहौर में ज़्यादा ब्रिजेस बन गए, फ्लाईओवर्स बन गए एंड ऑल ऑफ दैट, थोड़ा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड यस वी यूज इट व्हाटएवर, उसकी एक, लेकिन यू हैवंट एक्चुअली मेड द क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेसेस एनी ईजियर, बिकॉज उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने एड्रेस नहीं की। उसमें वही वाली एनर्जी वाली आ जाती है, सिक्योरिटी वाली आ जाती है, उसमें अगर सर्विस सेक्टर ने आना है तो वो प्रॉपर सर्विस है, वी आर गोइंग टू यूज ईच अदर ना। अब ये तो नहीं कि मैं सारा कुछ इंटरनलाइज करूँ, मैं पावर भी अपनी खुद जनरेट करूँ, मैं सिक्योरिटी भी अपनी खुद, मैं पानी भी अपना खुद साफ जनरेट करूँ, फिर उसके ऊपर मैं गाड़ी भी रखूँ, मैं ड्राइवर भी रखूँ, कॉन्फ्लिक्ट भी दूँ, है कॉन्फ्लिक्ट भी दूँ। हाँ तो ये सारा तो नहीं चल सकता, सब तो नहीं कर सकते। हाँ, इट बिकम्स टू एक्सपेंसिव, वो थोड़े से हम करा लेंगे, जो एलीट जिसे कहते हैं वो चला लेंगे उस तरह से। वही कहते हैं द वे पीपल लिव, द रिच पीपल लिव, इट्स लाइक इट्स एक्चुअली सो एक्सपेंसिव, राइट। अब उस तरह से तो मुल्क नहीं चल सकता ना कि आपके हर बंदा ऐसे ही रहे। देयर इज अ रीजन नोबडी हैज अ शोफर इन यूरोप एंड एल्सवेयर, दैट्स हाउ इट शुड बी। और वो उनकी लाइफ इज स्टिल ऑफ बेटर क्वालिटी, तो आपकी लाइफ शोफर से इंप्रूव नहीं होती, बिकॉज when everybody is taking Ubers and public transit, everybody is taking it, the president is also taking it and the CEO is also taking it, उसकी क्वालिटी खुद ही बेहतर हो जाएगी, because the rich people are taking it, तो सर्विस खुद ही बेहतर हो जाएगी वो भी। But it's a better way of doing it, it's a more efficient way of doing it, economies of scale उसके ऊपर आ जाती हैं, so on, बजाय इसके हर एक ने एक ड्राइवर और एक गाड़ी रखी है। Is there any way to unlock this trapped potential जो रियल एस्टेट में भी पैसा फंसा हुआ है, नया पब्लिक लैंड हो उसको ऑप्शन करें, अभी का जो है कि लोग ये फाइलों से पैसा निकालें? एब्सोल्युटली, लेकिन क्या करें? यू विल हैव टू मेक वही वाला जो मैं आपको कह रहा था, अर्बन इन्वेस्टमेंट बैंक, यू विल हैव टू फंड इट, यू हैव टू टैक्स दैट लैंड। मैं तो कह रहा था अभी, कि यू हैव टू गो टू दीज फार्म हाउसेज एंड यू हैव टू से यार देयर इज गोइंग टू बी अ टैक्स ऑन दिस। उससे ये होगा, उस पैसे से फिर आप जोनिंग करेंगे, उस पैसे से फिर आप अर्बन डेवलपमेंट करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू डिसइंसेंटिवाइज some of that land, perhaps some of that land might even reconvert to agriculture, I don't know, but उसको आप de-incentivize करेंगे, वो जो random हो रही है so called development, उसको आप disincentivize करेंगे और आप incentivize करेंगे productive urban development को, and that revenue has to be used। लेकिन obviously उसके लिए आपको governance करनी होगी ना, कि वो revenue फिर use हो in developing public infrastructure। अब वो रेवेन्यू अगर कोई लेके कोई भाग जाए या वो उस तरह से यूज हो जाए, सो ऑब्वियसली नहीं काम चलेगा। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग यार, आपकी जो असम्पशन जो आप मुझे दे रहे थे, दैट इज वेयर एवरीथिंग इज। ऑल ऑफ दिस थिंग कैन बी फिक्स्ड, ऑल ऑफ दिस थिंग कैन बी टर्न। जो मैंने आपको चाइना की एग्जांपल दी थी, वो हम अभी भी कर सकते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं उसको। येस, वी कैन नॉट डू इट थ्रू लीजेस और लैंड, बिकॉज एक डिफरेंट लीगल एनवायरनमेंट है, लेकिन वो आप थ्रू सम फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेशन यू कैन मेक दैट अर्बन डेवलपमेंट बैंक, and you can start going in that direction by developing a city plan, a zoning plan, or embedding that into उसमें फिर आप you have a bidding process जिसमें local companies will get created जो कि proper infrastructure create करेंगी। पाकिस्तानी engineering firms should get created जो कि civil का काम करेंगी, जो कि subways बनाएंगी पाकिस्तान में, trains बनाएंगी, वो सारी पाकिस्तान में बननी चाहिए। हमें नहीं ज़रूरत कि टर्की आके यहाँ हमारी बसें चलाए या सऊदी अरब आके हमारी रोड्स बनाए। वी शुड बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस, वी कांट अफोर्ड टू डू इट थ्रू इम्पोर्टिंग एनीवेज। लेकिन उसके लिए हमें इस तरफ चलना पड़ेगा कि हम अपने रिसोर्सेज और स्किल्स डेवलप करें, फोकस ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, सिंस योर क्वेश्चन वाज अबाउट क्या इफ आई मे जस्ट ऐड समथिंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट टू से दिस, बिकॉज एक तो वो है ना कि नीयत बुरी होगी चोरी हो जाएगी। एक आपने जो सिस्टम ये बनाया हुआ है कि अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स जा भी नहीं रहा टू द गवर्नमेंट, वो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी
प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर रही है एंड देन यू आर कंप्लेनिंग अबाउट सर्विसेज या वो जा ही नहीं रहा उस सिस्टम में, वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। आपने थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुशर्रफ ने एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर कर दी, उस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में सारी एलीट रहती है और उनका प्रॉपर्टी टैक्स वहाँ जाता है। तो इट्स नॉट इवन पार्ट ऑफ द किटी वेयर यू थिंक दिस विल गो इनटू पब्लिक सर्विसेज। What can I say? What were you going to say before I interjected? What was I going to say? आ जाएगी बात यार। Talk about something. कि ये रियल स्टेट में जो पैसा पार्क है, आई थिंक दैट वाज द ब्रॉडर कन्वर्सेशन। अगर आपको याद आ जाए कि आप क्या कह रहे थे बिफोर माय इंटरजेक्शन, एंड नाउ पीपल एंग्रीली आर कमेंटिंग दिस इज व्हाई यू शुड नॉट इंटरजेक्ट। उनको पानी भी पीना था तो आई शुड इंटरजेक्ट। लोग समझते नहीं है कि ये मल्टीपल चीज़ें एट प्ले होती हैं व्हेन आई से समथिंग। तो अभी जो लोग फाइलें शाइलें लिए हुए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स एक तो ट्रांसपेरेंट करें, ये जो ऑन पेपर और एक्चुअल वैल्यू जो प्रॉपर्टी है ये ख़त्म करें, नॉन यूटिलाइजेशन टैक्स, सेकंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, थिंग्स लाइक दिस शुड हैपन। Yeah, exactly. और उसमें अब तो इतना आसान हो गया, there is no excuse. Digitization, you should get rid of the cash-based economy. It's all related to that because you need proper valuations. You need a system of taxation, but that money has to be channeled into the right areas as well. I think that's very important. इसका वो है एक it's called the Henry George theorem कि theoretically if you do this properly, जो इसकी हम बात कर रहे हैं कि you raise the revenue through these sort of land taxes or land sales and then you reinvest it back into the urban economy. Conceptually, if you do this properly, you actually don't need any other tax. The idea is very straightforward कि अगर वो value अगर आप उसको properly utilize कर रहे हैं, it goes back into the value of the same property. You see, this is at least in my mind, this is one of the advantages of studying economics. It makes you think of the stupidity of certain ideas which apparently look quite obvious कि नहीं यार हम तो इस तरह से DHA में this is the right way of making, लेकिन आप DHA की plot की value आप देख लें in dollars number one, it hasn't gone anywhere actually. It's pathetic. Actually, DHA is not very. But उनको नहीं फर्क पड़ता नहीं, है। मैं जो आपको आपने शुरू में बोला, अगर शहजाद को पता है कि ये प्रॉपर्टी के साथ एक फ्लाईओवर बनना है तो शहजाद को वो प्रॉपर्टी मिल जाती है 90 रुपए की। शहजाद उसको 900 की बेच रहा है। जब मैंने 900 की बेची और वो 500 साल बाद 1200 की हुई, तो जिसने 900 की खरीदी थी उसको लग रहा है मैंने बड़ा पैसा कमा लिया, मैंने तो 30% प्रॉफिट कमा लिया 5 साल में। बट असल प्रॉफिट उसने कमाया है जिसने शुरू में 10x किया है। अब उसका इंटरेस्ट नहीं वो 1200 से 1250 हो जाए, 1300 हो जाए। Exactly. This is why I started off by saying that the way the Chinese did it was through this auction process. ये जो 9 से 90 या 90 से 900 वाली आपने बात की, that is the key. असल पैसा वहाँ बनता है। Let me connect this, since अब वहाँ आपने वहाँ से बात की, so let me connect that to this idea of domestic investment. अब देखें, when you run an economy जहाँ लोग पैसे बना रहे हैं, अब जिस बंदे ने 90 से 900 में वो पैसा बनाया है, let's make the numbers even, वो let's say वो 90 से 1090 का बेचता है, तो 1000 रुपया जो है वो प्योर प्रॉफिट उस बंदे ने बनाया है। You think about it, उसकी जेब में वो 1000 रुपया आ गया है, बट उस बंदे की प्रोडक्टिविटी क्या है? लिटरली जीरो इन इकोनॉमिक टर्म्स, लिटरली जीरो। द लैंड ऑलवेज एग्जिस्टेड, he just took advantage of his connection to the government or him being sitting in a powerful position inside the government कि वो उसने अपने नाम और अपने क्रोनीज के नाम वो ज़मीन करवा ली है at an grossly under invoiced value in the first place, और फिर उसने लॉ भी बनवा लिया है कि मैं जब ये चीज़ बेचूंगा तो मैं कोई टैक्स पे नहीं करूँगा कैपिटल गेन्स की। वो 1000 रुपया उसके प्योर जेब में चला गया है, तो किसी ने तो दिया है ना। जिस बंदे ने वो दिया है वो लेट्स से वो रिलेटिवली वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो बंदा, उसने वो बंदे कमाए हैं, बट उसकी तरफ से वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया है टू अ कम्प्लीटली अनप्रोडक्टिव बंदा। सो यू हैव एक्चुअली डैमेज द इकोनॉमी, बिकॉज वो 1000 रुपया अगर एज प्रॉफिट किसी प्रोडक्टिव बंदे के पास जाता है, लेट्स से शहजाद प्रोडक्टिव बंदा है, वो बिजनेस कुछ कर रहा है, वो उस 1000 रुपये ने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी थी, उस 1000 रुपये ने और अच्छे आइडियाज़ इकोनॉमी में प्रमोट करने थे, लेकिन आपने वो रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर दिए हैं समवन
who cannot think, who is not a creative person basically, who is not a productive person basically, वो उन 1000 रुपए से क्या करेगा? वो दुबई के चक्कर लगाने की कोशिश करेगा या वो कंज्यूम करेगा, और जो पैसा उसके पास बचेगा वो इस सिस्टम में वैसे ही ट्रस्ट नहीं करता, वो अपना पैसा बाहर ले जाके सेव करेगा। मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आई केम बैक, रिमेंबर आई स्टार्ट बाय सेइंग यू हैव टू फोकस ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। द conceptual point I wanted to make through giving you this example is कि ये जो आपने system create किया है of this kind of real estate development, so-called development, and not the Chinese version, उसका एक knock-on effect जो second order effect था वो ये है कि उससे आपने resources transfer कर रहे हैं towards an unproductive sector or unproductive hands or unproductive people, and you will bear the cost of that. And none of that is going to count towards investment in this country. This is why जब हम पाकिस्तान का investment to GDP ratio बात करते हैं, it is for reasons of this sort कि it is as low as it is, 14-15%, 15 भी नहीं है, 14-12-13%, lowest. You know, बाकी countries, even Bangladesh and India, they are like almost twice that rate. Let's try to understand that a bit. ये थोड़ी सी मैं technical बात explain करने की कोशिश करता हूँ. Why is the investment rate so low? And this is the key. We need to raise that investment rate. अब ये कहते हैं कि investment लाएंगे again. Let's talk about failed decision making and the broken nervous system. कि जी investment करनी है, हम CPEC से ले आएंगे, हम SIFC से ले आएंगे. ठीक है, आपको पता होगा, आप ले आए उसको. I said this at the time कि नहीं होगा, इससे नहीं चलेगा. And now let me give you the proof, because it's been 10 years. I've written a small article on this as well, so people can check out the numbers. Investment to GDP of Pakistan before and after has not changed by even a decimal point in the positive direction. If anything, it has gone down. The size of CPEC, the state size of CPEC was about $50+ billion. If that, and a lot of that actually did come into Pakistan, that money did come into Pakistan. If even half of that money was truly invested in Pakistan, it should have raised Pakistan's investment to GDP by at least 1 percentage point, given the size of the money. But none of it actually translated into net domestic investment in Pakistan. उसकी वजह ये है कि this was borrowed money. Or when you bring money like that, borrowed money like that, you have to repatriate it as well. वो बाद में इनको वही इशू हुआ कि the $1 billion plus जो capacity payments बाकी करनी थी उसका. But other people are seeing this, so they know that you're creating liabilities which you will not be able to pay back. So इस मुल्क का future balance of payment crisis, so you are writing it down by writing such contracts. It is because of reasons like that कि जो domestic investment होनी थी from companies like Careem, वो नहीं होगी, because they know कि इस मुल्क से हम profits repatriate नहीं कर सकेंगे, because this country is going to be in balance of payment crisis in the future, because it's signing these bad deals which they will not be able to generate exports out of these kind of deals. रोड बनाने से export तो नहीं बढ़ जाएगी आपकी. And as a result, the private sector moves out of Pakistan, जिसे हम crowding out कहते हैं. And so the net effect is कि पाकिस्तान की investment, you have not put any dent into that problem. So you have to start thinking about proper economic logic. What is real investment? There's a difference between real economic investment, जिससे property plant equipment कहते हैं, जिससे service sector बढ़ता है, versus ये जो प्लॉटो श्लॉटो के चक्कर होते हैं, versus ये जो पैसा बाहर से आ जाता है, that is not real investment. उससे मुल्क आगे नहीं चलता. And it all goes back to actually the problem of credibility. Because people need to have credibility in the system if they want to invest in this system. I think foundations ही इसी तरह लगे ना. एक हमने लीड बना दिया है जो we sort of rewarded laziness कि आप डोमेस्टिक बनाएं, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, आपको इंपोर्ट पॉलिसी भी आपके फेवर में होगी, आप यहीं बनाएं, सेफली बनाएं, यहीं बेचें, ना आप एक्सपोर्ट करें. एंड आई थिंक पोस्ट 47 वी क्रिएटेड दैट सिस्टम. और जब थोड़े ग्लोबल प्रेशर्स पड़े या 10 साल के लिए जंग नहीं हुई कि हमें कोई मिलिट्री कोएलिशन फंड मिलता रहे,
I think that's where we saw all the collapse, where there was a scramble for resources in the elites. कोई सिस्टम ही आपने ये बनाया हुआ था. फिर उस स्क्रैम्बल में then the thinking becomes extremely short term कि चलो जो and then you become desperate and then you sign bad deals out of that कि चलो आज तो let's cover the 10 billion that we need today somehow, right? जिस तरह एक ऐसा पॉन्जी स्कीम रन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कुछ चली भी वो पॉन्जी स्कीम, so कुछ रोल ओवर्स हुए उस तरह से, बट ग्रोथ नहीं आएगी उस तरह से. Since we were talking about political economy और ये सारी उन चीज़ों से, let me just connect it to one other point which is important, which is remittances. And there's a lot of confusion about how to think about remittances. तो पाकिस्तान में अक्सर वो it almost becomes a headline, मुबारक हो जी, आज 30 से 35 बिलियन हो गई हैं remittances. It's not a positive, it's a negative. आज 35 से 40 बिलियन हो गई हैं remittances, and we clap and we put it part of a national economic policy and all of this. It's like all of this is bad. It's like my doctor being like मुबारक हो, आपका कोलेस्ट्रॉल का डोज बढ़ गया है. And I'm like हाँ, पहले तो मैं 2 mg ले रहा था, अब मैं 3 mg ले. हाँ, उससे मेरा कोलेस्ट्रॉल नीचे जा रहा है, लेकिन I need to get off the disease. That would be a success. So let's think a little bit more about the economics of remittances. So सबसे पहले तो obviously जो लोग भेज रहे हैं वो बहुत मेहनती लोग हैं. My heart goes out to them जिस तरह से पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, and they're sending it to their families for all the right reasons. That is a great social service that all of them are doing, and recognize that. But it is a reflection of the failure of the country. It should not be applauded, and it should not be. But उसकी एक deeper macroeconomic reason भी है. वो in fact उसकी, so there are a couple of different ways I can talk about it. Let me focus on the political economy angle and connect it to the elite of Pakistan and the Plotistan elite of Pakistan. These large-scale remittances help them to perpetuate themselves in power. It helps them to keep an appreciated real exchange rate because they have a free flow of dollars coming into the country, which allows them to live their lifestyle. So I want to connect this back, जो हमारी example थी ना of the 1,000 rupees जो हमारे उस बंदे ने, unproductive बंदे ने कमाए थे doing nothing. These remittances of the poor is helping that elite live off that 1,000 rupee much more luxuriously than he otherwise would have, because those remittances are subsidizing his consumption imports. There is a deep connection between remittances in my view, because Pakistan has one of the highest percentage of remittances as a share of GDP. और अब वो dependency is like a drug for this unproductive elite of Pakistan, and they implicitly understand that. और it's very convenient. आप शहजाद तुम भी भागो यहाँ से, फिर तुम्हारी हम रेमिटेंसेस यूज करेंगे. सर कोई नौकरी प्रिंसटन में है, अगर कोई आ रहे हो पोजीशन, अगर कोई प्रिंसटन पॉडकास्ट लॉन्च होनी है तो आपके पास मेरा नंबर है. लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट इन दैट कि हम एज कोलैटरल आपका कोई फैमिली मेंबर पीछे रख लें ताकि मैं उनको पैसे भेज दे रहा हूँ. दैट इज इम्पोर्टेंट. तो थोड़ा सा हम वी हैव टू कीप सम कोलैटरल हियर, फिर आपको नौकरी देंगे. नहीं, आई मीन दिस इज, लुक, आई एम ट्राइंग टू मेक अ कनेक्शन कि वी हैव, हम बात करते हैं ना, वी हैव gotten ourselves stuck in a bad system. किसी भी बंदे ने ये deliberately इतना grand plan नहीं किया. That's not what I'm trying to say. What I'm trying to say is कि organically, over time, because of the bad decisions and then doubling down and then creating those bad incentives and rewarding the bad kind of individuals to perpetuate themselves in power, this whole thing unfortunately has become sustainable. Like that's the bad news. This is why I'm bringing remittances up. कि उस sense में मैं कहता हूँ यार, it's not a good thing because it's actually, I'm just trying to make people understand that these large scale remittances are actually helping perpetuate this unproductive system. And so we have to actually recognize that. Now it has certain implications, and I've talked about it in the past on some other occasions. It has an entire implication of how you design your macro financial policy. For example, I believe a country like Pakistan, because of all of these issues, I think if you want, आपने जब ये बात की ना कि if we need to make ourselves credible in what direction we need to go, we need to take certain
courageous decisions which are costly but visible कि लोग कहेंगे मुल्क एक नई डायरेक्शन में जाएगा. One of them would be along these dimension of these remittances, how to use these remittances. So for example, I would empower, strengthen, make a much more independent State Bank of Pakistan with a clear-headed policy that we are going to run moderate current account surpluses, which is to say that we are going to save those remittances and not use them for consumption. We are going to set that policy in place in a way that is credible, that वो मुल्क वो sustain करेगा वो policy. And then we are going to run a capital control regime. We want to bring money from the outside, but money of the sort, and this is very much like what China did, that is going to come and invest in productive uses in Pakistan and not for unproductive like speculative portfolio investment or real estate for that matter and so on. So we have to set a new policy in place, give a rationale, be able to communicate कि हमने ये people of repute हमने in positions of power के लोगों को नजर आए कि this is something different. And then you move on a different trajectory. You have a different monetary and fiscal policies to go along with that. वो सारी एक science है जिसके ऊपर we can talk. लेकिन it should be visible. People should see that you are bringing that caliber of people into the system of government. It's going in a new direction. So people can see that, number one. अच्छा, दूसरा, when you take those kind of credible decisions to bring credibility in the country, उसकी दूसरी, you have to do a number of things on other dimensions. Let me say something positive about उसकी वजह जो मर्जी हो. You see, TLP was a huge nuisance in Pakistan. It is a terror organization. It was terrorizing Pakistani people. You may not care about those Pakistani people that it was terrorizing, but that is the literal definition of terror कि आपको सड़क पे जाके कोई उठा के पकड़ लेता और कहता है ये करो वो करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा. They maybe overstep their boundaries not for the गरीब आदमी जो जिसको वो सड़क पे रोक रहे थे, but maybe for some bigger great game. लेकिन उसकी जो भी वजह थी वो बंद कर दिया उनको. कुछ हुआ? What does that tell you? You can take credible decisions if you want to. सवाल ये है कि are you taking those decisions for the right reason or not? मैं ये कह रहा हूँ take those decisions for the right reason. I think they have, I'm pretty sure they have the capacity. But you need a vision, you need a layout, and then you take those कि लोगों को नजर आए कि things are changing. You will have to take those costly decisions, those courageous decisions. Of this small example that I give, whether it's courageous or not, I don't know, because I don't know the reasons they took it. Maybe they took it for the worst reasons. लेकिन to move this country around, which is something, maybe we should just circle back and then we can close on this key issue. Okay, we have to bring credibility into the system. उस करने के लिए we have to take those courageous decisions. And then we have to put a process and a system of governance in place जिसमें we fix this broken decision making process. और वो कोई rocket science नहीं है, but you need to know what kind of people you need, how to empower them, and then stick to it. Don't start making phone calls and try to do things through off balance sheet ways. मुल्क उस तरह से चलते नहीं हैं. आप कह तो ये रहे हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट सुनने के बाद ही डायरेक्ट मुझे फ़ोन कॉल तो लोगों के भी थोड़े सवाल थे. वी डू एक्चुअली हैव टाइम, सो इफ यू हैव टाइम I'd love for you to take these on. Can Pakistan tackle its debt and its YOY increase year on year? The year on year increase in debt. देखिए पाकिस्तान की, मैंने आपको शायद can't remember कि आपसे बात की थी last time and so on. The good news is कि You've been cheating on me. You called me after about 5 years. I don't remember. Excuse me. Emails have been sent which were really? अच्छा. I try and keep in touch, but I never received. लेकिन the good news is कि पाकिस्तान की problems are actually very small. Pakistan का debt is really nothing. I mean, this is why I think it's not worth like people like should Pakistan default. वो वैसे भी कर नहीं सकते वरना कर चुके होते शायद अब तक. खादिम रिजवी ने तो कहा था ना कि कर लो जो कहना हम नहीं देते. To be fair to him,
खादिम रिजवी ने कह दिया, बट दुनिया की यही फिलॉसफी है हाँ कि ये लॉ है, नहीं तो फिर गौरी आया। नहीं तो फिर गौरी आई थिंक यूएस किड एक्सप्लेन्स यूएस But पॉलिसी फॉर इयर्स। नहीं लेकिन अपनी भी हैसियत पता होनी चाहिए ना, वो तो पॉलिसी तो गौरी पॉलिसी है ना, बट गौरी यू है। राइट, I totally agree with you, there was some wisdom behind it, Yeah. I totally agree with you. लेकिन बात the broader point on the debt is, you know, it's not large in that broader sense of the word. I think we can put our house in order those are the more important things. It's 10, 20, $30 per capita. अगर आप वो surpluses generate करना शुरू हो जाएं, you can start paying it off. I would frame it the other way. It's a matter of shame that for a few $billion, this country can be held hostage by outside powers. बहुत शर्म की बात है. We need to work towards gaining our sovereignty back. That's the real truth on the ground. और वो कर सकते हैं, but you need to again take those difficult decisions and move towards credibility. Very excited for this podcast. Can you please ask him why Pakistan hasn't been able to industrialize at the pace of countries like Bangladesh or Vietnam, despite similarities? Why we're still behind? Bangladesh is also a very remittance heavy country. हाँ, वो तो remittances तो गरीब मुल्क की हमेशा होती हैं. The problem, देखिए remittances इंडिया की भी हैं, थी, चाइना की थी remittances. तो वो it should be a side show. My point about remittances is what it's not वो हम उसको सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं. वो ठीक है, वो चल रहा है, वो एक साइड शो है. It has nothing to do with economic policy actually. Only to the extent that you don't use it in a bad way, which was my point. But when you have a proper industrialization policy, naturally remittances will become less and फिर कोई बात नहीं करेगा उनकी, because they are not relevant. You don't generate external revenue through remittances, you generate external revenue through exports. और हमने उस तरफ हम इसलिए नहीं गए because हमारा system of incentives, जिसकी हमने इतनी examples दी हैं कि we didn't do it the Chinese way. अगर आप real estate की बात करते हैं, और we started promoting agents inside this country जिन्होंने इस मुल्क के प्रोडक्टिव लोगों को ही भगा दिया. एक श्रीलंकन मैनेजर गलती से आया था, वो तो एग्जैक्टली क्यों आएंगे और लोग. बट अगेन मैं तो अपने लोकल्स की बात करता हूँ. जब आप शिया डॉक्टर्स को मारेंगे, उनके इंजीनियर्स को मारेंगे, वो भाग जाएंगे. जब आप सलाम को काम नहीं करने देंगे इस मुल्क में, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? इतना हम अभी सेलिब्रेट कर रहे थे, हम बच गए इंडिया से जंग में न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से. किसने न्यूक्लियर प्रोग्राम, well this at least the people who later became a part of the program, वो thinking group किसने शुरू किया था? From an economic perspective, what kinds of jobs or skills are safest in countries stuck in debt and inflation? Podcast is YouTuber, become YouTuber. Everybody, you know, it is actually one of the most young log. You know, you are their idol. It's the AI generated and everything. So God, क्या safe है? बच्चे क्या पढ़ें? I don't know the answer to that question actually. It's a deep question. The only thing I'll say is that, you know, keep yourself nimble. You know, learn to acquire skills that are deployable across domains. वाली जो बात होती है, creativity, open problem solving skills. You know, all of those things have always been important. They'll become even more important. There's some very deep questions, AI, you know, maybe we need to, if it truly transforms into sort of competing with humans on every dimension, we will have to rethink public policy in some serious way. So वो एक broader conversation है, but मैं और आप, you know, we can only do the best, which is try to be the best. I fully realize कि ऐसा लग रहा है कि मैंने परवेज हुड बॉय को बुलाकर पूछ लिया चूल्हा कैसे चलाना है, बट सिंस बच्चों ने पूछा है, आपसे पूछ लेते हैं. When is taking debt rational for individuals in high inflation countries like Pakistan? As the foremost expert on debt in the world, हम कैसे debt लें? Debt, the basic philosophy of debt is avoid debt always. Extreme situations I understand, but typically it's not majburi. I'll say it first and foremost to the country of Pakistan, जिसको चलाते हैं, please. And okay, let me be specific. Especially borrowing debt from outsiders, dollar denominated debt. Please declare a moratorium on that. No more borrowing in debt in a foreign currency. And even beyond that, if you have to borrow, उसके लिए एक system of governance होना चाहिए, which should, the due diligence of additional borrowing should be for only one sole purpose, which should be clearly laid out.
कि दिस इज फॉर सम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, वो बड़ा क्लियरली उसमें डिफाइंड हो. Borrowing for consumption expenditures of one sort or the other is not sustainable in the long run. This is true at the individual level, and this is sort of true at the collective level as well. Though at the collective level you can do some of it. उसमें हम फिर fiscal theory में चले जाएंगे. Again, we don't have time for that. लेकिन Pakistan should declare a moratorium. It should not. India actually has done that for a long time. Do not borrow in foreign currency. Explicitly or implicitly by doing these mega deals का इनको जो शौक है ना, करते हैं ये, साइन करते हैं और sovereign guarantees दे के then they tie themselves up. Please stop doing that. You don't know how to evaluate those deals anyways, and you lock the country, the future generations, into great harm. So, Abhay, please ask him whether the American economy is on the brink of collapse, or if all the things we hear every day about the American economy are just rumors. नहीं, American economy ठीक चल रही है वो. I mean, they have huge advantages, right? ले Ferrari आया is their biggest advantage. ठीक है, नहीं उसके अलावा भी look, I mean it remains the case that most of the technological companies are in the US, and that remains the same. It is true, however, that America is not moving in a good direction. It is true that the current leadership has taken a hammer and is sort of attacking the foundations of that country in many different ways. So America is facing very serious issues. Lekin, the time scales are important to keep in mind. I mean, and so I think, and in a relative sense, the American economy remains strong, but it is facing serious problems from its own, again, domestic politics and so on. In similar ways also, अभी कोई company की पूरी team South Korean थी. Yeah, exactly. और वो ice raid मारी, and all the engineers were like, थैंक यू सो मच, हम पागल नहीं है कि आप काम करेंगे, तो आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए या पॉपुलिज्म के लिए. There is a deeper lesson in this, by the way, which is वो हम भी कंस्पिरेसी थ्योरीज करते हैं ना कि फलाने, and it is true, no other outsider, आपका इंटरेस्ट थोड़ी, उसका अपना इंटरेस्ट कर रहा होगा. So in that sense, nobody is a friend. Your friend is an adversarial relationship with external powers. But the broader point is कि जो मुल्क अल्टीमेटली ऊपर जाता है या नीचे आता है ना, वो अपने लोगों की वजह से आता है. I love his insights and I have a few questions from Ek Haider. The recent surge in gold and silver and its drop in an alarming situation. It was .com bubble in late 90s, housing market failure. What is the next big crisis which we have to deal with today? Next big crisis. Warren Buffett, saab, please. I mean, I don't know. I mean, I don't have any investment advice, but the big crisis in my mind is the hard power crisis, basically. The way things are moving internationally, we have a complete breakdown of any semblance of rule-based. Hare ko pata tha there were always these things, but I think the complete utter breakdown of a rule-based, any semblance of a rule-based system globally and internationally, it's taking us into a position that all issues are going to be resolved through some exercise of hard power. Is it true that new money in the economy is created when banks give out loans? I mean, not necessarily. It depends on, again, the key issue is, in fact, it's sort of an important question for Pakistan. If you look at what is different about the banking sector in Pakistan is, if you look at the loan book of banks in Pakistan, it's remarkable how little of it actually goes into the private sector for productive reasons. I mean, it's mostly just financing government deficits, which is not the purpose of banks to begin with. And so it depends on for example, if banks are creating loans or creating money, which is also the case, but that is being done in a way that it's expanding productive capacity of the country, जिसको हम वही investment कहते हैं. That is the definition of investment. You put a seed and it turns into a fruit. The definition of investment is an expenditure today that grows. The definition of consumption is an expenditure that doesn't grow. Kela aapne kharida kha liya. That's the end of it. So if a bank is issuing loan that is then being used to increase productive capacity, ke future mein that seed will translate into a fruit, that does not create inflation. That creates growth. That creates opportunities. When that happens, everything is good.
Unfortunately, that is not happening in Pakistan because Pakistan के actually banking numbers are some of the worst. What is his opinion on central digital currency for Pakistan? You're not a fan. It's there too. I don't know what the question, what they mean by central digital currency. Let me say one thing. Let me just use that as an example of the broken decision making system. आजकल ये जो वो क्रिप्टो की चल रही है, वो एक कोई साहब हैं, वो आके रोज आके एट द हाईएस्ट ऑफिसेज दे आर एबल टू मीट. कोई अमेरिका से डेलीगेशन आती है, उसके अंदर एक कोई क्रिप्टोजार भी इन्होंने बना दिया है. इट्स टोटल नॉनसेंस. दिस प्राइवेट क्रिप्टो मार्केट, अभी आपने चाइना को सुना है टू फोकस ऑन क्रिप्टो. व्हाट इज द मॉडल? वेयर डज this crypto, how is this crypto going to generate employment, investment, GDP? That is all nonsense. What is a legitimate question is related to payment system of the central bank and the government and the financial system that runs with it. So uske andar ek idea hai CBDC, central bank digital currency. That is a genuine idea because it's just taking the same ideas we are already using in terms of how the payment and the monetary system works, and is thinking about digitizing it, how do you verify payment systems and so on. Those are real technical questions. But उसके लिए आपको ये fly by night private crypto वाले लोग नहीं चाहिए, which is just basically just outright corruption. I mean, unfortunately, अमेरिका की जो government है, उसके जो main actors हैं, this is one source of corruption for them, the private crypto stuff. All signs indicate that Pakistan is going to be a prominent player in the global economy due to its human capital in the coming decades and a half. What do you think could be the best ways to capitalize on this capital? उनको पढ़ा दें पहले ताकि वो कुछ. I mean, I think the premise is not really correct. Let me tell you, I mean, because it is just an opportunity to just mention a few things. Talking about human capital, you have to invest in that human before it becomes capital. पाकिस्तान के जो human capital के जो metrics हैं, they look quite bad actually. If you look at the Pakistani undergraduate population and in what fraction and how many number of them are actually able to compete, we have a main market America है इस वक्त of PhDs and graduate and research education. वो एक global competition है, उसमें चाइना से भी बंदा आ रहा है, इंडिया से भी आ रहा है, बांग्लादेश से भी आ रहा है, वियतनाम से भी आ रहा है. You can take all these countries जो पाकिस्तान के level के around है, plus minus, and you can ask yourself how many Pakistanis are able to compete, क्योंकि वो एक competitive चीज़ है. वो आपको पैसे भी देते हैं और आपको PhD भी करवाते हैं, इसमें कोई ये नहीं कह सकता if Shahzad can get admission, Princeton will pay for your PhD. So it's a very fair metric. Pakistan is nowhere on the map among the top. So ये I don't know ये साहब कहाँ से ये बात कर रहे हैं. Even though we have 250 million and very young population, we are nowhere on the map. We don't enter, वो publish करते हैं NSF National Science Foundation वाले of the top 10-20 countries. उसमें बाकी ये सब countries हैं, बांग्लादेश है उसमें, पाकिस्तान नहीं है उस कंट्रीज की लिस्ट में, because we are unable to produce large numbers of qualified graduates from our college system, bachelor system, जो कि then can gain admissions on merit in the PhD programs, the competitive PhD programs of the US. बहुत सैड बातें हो गई. जाते जाते आपसे सिर्फ एक सवाल है, आज बाबर आजम का क्या स्कोर होगा? I think that I'm more. I think the Sahibzada Farhan and Saim Ayub, and I think, I mean, Babar Azam is a sad story in my view. I mean, he's such a talent. Initially, he came to the bank, but he's not really performing like a modern T20 player should be performing. And I think it says something about the broader issue. I mean, I love our cricketers, by the way, because I think they are the only ones, जो कि genuine, not the only ones, but the noteworthy ones, जो कि genuine मेरिट पे आते हैं और उनका इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि रन किए नहीं किए, सो इट हार्ड. सो आई रियली लव दैट, ट्रूली लव देम, इंक्लूडिंग बाबर आजम. बट देयर इज समथिंग, सॉरी हर चीज़ को मैं कहीं और ले जाता हूँ, लेकिन देयर इज समथिंग कि वी आर अनएबल टू जनरेट अ सिस्टम कि हम उस टैलेंट को नरिश करें कि वो बाबर सीम्ड लाइक कोहली मटीरियल, बट ही डिडंट गो इन दैट डायरेक्शन. वो सोशल फैब्रिक भी तो मुल्क बाबर के साथ जो किया, हर रात टीवी शो पे सिर्फ गालियाँ. पूरे मुल्क की 2-3 साल गालियाँ खाने के बाद, 50 लोगों के YouTube चैनल उसको गालियाँ देने के चलने के बाद, इवेंचुअली आपके जहन में भी आता है कि बाहर में जाए. लेकिन आई लव आवर क्रिकेट टीम. वो नो मैटर हाउ दे परफॉर्म, आई एब्सोल्युटली लव देम. हमें तुमसे प्यार है, जीतेगा. एक तो वो है ऑब्वियसली, वो एक वो क्या वो कर सकते हैं, बट आई ऑल्सो लव देम बिकॉज इन दिस अपेरेंट डार्कनेस, कोई अगर कंपेरेटिव तरीके से आते हैं तो यही लोग आते हैं यार, वरना किसके ऊपर, वरना AI का कौन हेड बना हुआ है यार, आई मीन दैट इज द कंपैरिजन ना.
तो वी नीड टू वैल्यू देम, जैसा भी परफॉर्म करें, एज लॉन्ग एज दे परफॉर्म प्रॉपरली एंड फेयरली। वो जो स्कैंडल्स हुए थे, द बैटिंग, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। होपफुली जब ये पॉडकास्ट आप देख रहे होंगे तो पाकिस्तान मैच जीत चुका होगा, या आज का मैच हारकर फाइनल जीत चुका होगा, गॉड नोस। होप उम्मीद में जिंदा है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।